हाँ भाई, बता देना एक बार कि आवाज़ वगैरह सब क्लियर है ना। करें स्टार्ट। हाँ ना ही नहीं बोलते यार, है ना। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ तक कर लिया था कल अपन ने, शायद हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन तक कर लिया था सर्कुलर वेवगाइड के लिए। आज अपना जो टॉपिक है वो है टीई मोड इन सर्कुलर वेवगाइड। ठीक है, देखो, लेट अस कंसीडर वेव इज इनसाइड circular waveguide and traveling along z डायरेक्शन। अच्छा आप देखो, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है ना कि एक्सप्लेन द टीई मोड इन सर्कुलर वेवगाइड, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? पहले आपको सर्कुलर वेवगाइड की डेफिनेशन लिखनी है कि सर्कुलर वेवगाइड होता क्या है। ठीक है, उसका डायग्राम बनाना है। अपन वो सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा मत करना कि एग्जाम में यहीं से छापना स्टार्ट कर दो। समझ में आ रही ना मेरी बात? हाँ, अपन क्या मान रहे हैं कि लेट अस कंसीडर वेव इज इनसाइड द सिलिंड्रिकल वेव गाइड एंड ट्रेवलिंग अलोंग द जेड डायरेक्शन। अगर जेड डायरेक्शन में जा रही है, देन देन फॉर टीई मोड क्या है? ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। तो किस डायरेक्शन में जा रही है? जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या जीरो होना चाहिए? ई जेड जीरो जीरो होना चाहिए। देन फॉर टीई मोड Ez equals to 0. So there Hz exists to carry the energy which is given by Helmholtz equation. Helmholtz इक्वेशन देखो भैया, अब हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या है आपकी? क्या थी? डेल स्क्वायर एच जेड इक्वल्स टू गामा स्क्वायर एच जेड। ठीक है, बट वी हैव या वी नो, ऐसे लिख देना, वी हैव सॉल्व दिस। कल सॉल्व किया था, और एच जेड कितना आया था? एच जेड कितना आया था? एच नॉट जेड cos n phi j n a c r एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। यही आया था भाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं मैं। क्लियर है? नाउ नाउ फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं। तो मैं मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं भाई। कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं? थर्ड इक्वेशन की। तो कर्ल ऑफ ई कितना होता है? माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल्टा ई होता है। यही बात है।
डेल अपॉन डेल्टा टी आयोटा ओमेगा के बराबर था, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पहली क्लास के अंदर, ठीक है। और बी की जगह मैं कितने लिख सकता हूँ, म्यू इंटू एच वैक्टर लिख सकता हूँ। तो मैं यहां से कर्ल ऑफ ई वैक्टर को कितना लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वैक्टर लिख सकता हूँ। और ये हो गया है अपना इक्वेशन नंबर 2। कितना हो गया है, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे कर्ल लिखना है, कर्ल लिखना है जैसे अपन ने रेक्टेंगुलर वेवगाइड में लिखा था। और जब मैं कर्ल लिखूंगा तो 3 कंपोनेंट आएंगे, इधर भी 3 कंपोनेंट आएंगे, मैं कंपेयर करवा लूंगा और मेरे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगे। ऐसे किया था। उसके बाद मैं फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन लूंगा और वहां से 3 इक्वेशन आ जाएंगे, तो मेरे पास 6 इक्वेशन आ जाएंगे। और फिर मुझे कुछ नहीं करना है, उनके बीच आपस में रिलेशन निकालना है उन 6 इक्वेशन की मदद से, और भैया फिर ये कंडीशन और ये कंडीशन यूज करनी है। आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा याद। तो देखो भैया, अब मुझे कर्ल लिखना है, तो क्योंकि अब अपना वेवगाइड सिलिंड्रिकल है, तो मैं कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूंगा, कौन सा यूज करूंगा, सिलिंड्रिकल वाला यूज करूंगा। तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, जनरल जो कर्ल का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो अगर कोई वेक्टर है कर्ल ऑफ ए वेक्टर, इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, a1 a2 a3, कोई भी जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/h1 h2 h3, h1 e1 कैप, h2 e2 कैप और h3 e3 कैप, ठीक है। डेल अपॉन डेल्टा u1, डेल अपॉन डेल u2 और डेल अपॉन डेल u3। और यहाँ पे होता है a1 h1 a2 h2 a3 h3, ठीक है। और आपको पता है स्केल फैक्टर होते हैं सिलिंड्रिकल के अंदर, h1 1 होता है, h2 r होता है और h3 1 होता है। अब ध्यान रखना ये स्फेरिकल वाला r नहीं है, ये r क्या है, एक्सिस से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बना के दिखा दूं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये मान लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, आपका r है, ठीक है। बाकी मैं एक पूरा सिलेंडर बना के दिखा देता हूं आपको यहाँ, ठीक है। जबकि स्फेरिकल में r ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। तो जनरली इसको s भी डिनोट कर देते हैं, रो भी डिनोट कर देते हैं। अब आप चाहो तो r डिनोट कर सकते हो, आप चाहो तो s डिनोट कर सकते हो, आपकी जैसी चॉइस हो वैसे कर सकते हो, लेकिन पता रहना चाहिए कि ये है क्या। क्लियर है। तो भैया अब आपके पास क्या आ गया है, कर्ल ऑफ ई का फॉर्मूला देखो, लिखता हूं मैं सिलिंड्रिकल के लिए 1r1, तो हो गया 1/r E1 कैप। सिलिंड्रिकल में क्या होता है, r कैप फाई कैप जेड कैप, यही होते हैं ना, r कैप फाई कैप जेड कैप, यही होते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो भैया ये r कैप, ये हो गया r इंटू फाई कैप और ये हो गया जेड कैप। और अगर अभी आपकी इच्छा है कि नहीं सर आप इसको s लेकर चलो, तो अभी मुझे कमेंट में बता देना, मैं s ले लूंगा, है ना। हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेल अपॉन डेल r, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पे a1, तो कंपोनेंट क्या होता है, ई आर, h1 तो 1 है, h2 कितना है r e फाई और ये ई जेड r फाई जेड, यही होते हैं ना, इक्वल्स टू ये देखो इधर माइनस आयोटा ओमेगा म्यू। h वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं अब, एच आर आर कैप प्लस एच फाई फाई कैप प्लस एच जेड जेड कैप, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, दोनों तरफ से आर कैप के कंपोनेंट को आर कैप के बराबर रख दूंगा, फाई वाले को फाई के बराबर, जेड वाले को जेड के बराबर, ठीक है। तो यहां तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप लोग कुछ कमेंट में पूछ भी नहीं रहे हो कि दिक्कत है या नहीं है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले आर कैप लिखता हूं मैं, ये 1/r, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यहां से ये आ जाएगा डेल ई जेड अपॉन डेल्टा फाई माइनस आर डेल ई फाई अपॉन डेल्टा जेड। आर को मैंने बाहर क्यों लिख दिया, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच आर के बराबर आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं मैं। अब ध्यान दो, इस इक्वेशन से पहले लिख देना, क्योंकि मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बोर्ड भर जाता है, जगह भी नहीं रहती है, तो डायरेक्ट मैं कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर द
आर कैप, फाई कैप, जेड कैप कंपोनेंट्स, डायरेक्ट कंपेयर करके लिख रहा हूं मैं। तो जो आर कैप का इधर से जो आएगा वो ये होगा, और इधर से जो आ रहा है वो ये होगा। अब फाई कैप और जेड कैप का ये मिटाने के बाद लिखूंगा। तो एक बार यहां तक नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं तो फिर। देखो, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, इस वाले कंपोनेंट की। तो यानी कि ये हो जाएगा, माइनस आएगा एक्स्ट्रा आगे, तो -1/r, r इंटू फाई कैप। समझ रहे हो ना? अरे यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन चलते हैं ना। ये कंपोनेंट ले रहा हूँ -1/r, फिर r इंटू फाई कैप आ गया है ये, और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा आर माइनस डेल ई आर अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, और इसके इस तरफ कितना है, माइनस आइटा ओमेगा म्यू h फाई, क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो चाहो तो अगले स्टेप में कर लेना, चाहो तो इसी स्टेप में करके लिख देना। ठीक है, उसके बाद जेड कैप का कंपोनेंट कंपेयर कराते हैं। तो 1/r, अच्छा फाई कैप तो लिखने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करा रहे हो है ना, या फिर इधर भी लिखो फाई कैप लिखते हो तो देखो ये आगे जेड का कंपेयर कराते हैं अपन। यह आ जाएगा डेल अपॉन डेल आर, आर ई फाई। अब आर बार नहीं लिख सकते हो, क्यों? आर का भी तो डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस ये कैंसिल हुआ, ये इधर चला गया, ये इधर, डेल ई आर अपॉन डेल फाई, और ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच जेड के बराबर। ये होगी इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है? ठीक है, अब अपन यूज करते हैं फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, तो देखो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है? कर्ल ऑफ एच वेक्टर इक्वल्स टू जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। देखो जे वेक्टर 0, क्योंकि जे वेक्टर होगा सिग्मा इंटू ई, और अभी अपन उसके अंदर कोई मीडियम नहीं मान रहे हैं, और स्पेशली कंडक्टिंग मीडियम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जिधर वेव ट्रेवल करेगी वो खाली फ्री, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो उसके अंदर अपन क्या मान सकते हैं? एयर मान सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक होता है, कंडक्टर तो फिर भी नहीं होता है। तो सिग्मा 0 होगा तो जे 0 हो जाएगा। डेल अपॉन डेल्टा टी आयोटा ओमेगा होता है, तो ये हो जाएगा आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई वेक्टर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैं कह देता हूं 6। कर्ल ऑफ एच इक्वल टू दिस। अब इसको भी मैं कर्ल की फॉर्म में लिखता हूं, तो कैसे लिखा जाएगा? 1/r, आर कैप, आर इंटू फाई कैप, जेड कैप, डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल्टा फाई एंड डेल अपॉन डेल्टा जेड, और यहाँ पे एच आर एच फाई और एच जेड इक्वल्स टू आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, ई वेक्टर का वही देखो, ई आर इंटू आर कैप प्लस ई फाई इंटू फाई कैप प्लस ई जेड इंटू जेड कैप। अब क्या करेंगे अपन? कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ आर कैप, फाई कैप, जेड कैप। इनके कोफिशिएंट क्या करा दो? कंपेयर करवा दो। क्या करवा दो? कंपेयर करवा दो। तो सबसे पहले आर कैप की बात कर लेते हैं। आर कैप वाला आ जाएगा 1/r, ब्रैकेट ये कैंसिल हो गया, डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा फाई माइनस ये आर बाहर आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव से तो उसका कोई लेना देना होगा नहीं। ये आर मैं बाहर क्यों लिख देता हूं? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में है। देखो यहाँ पे नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में है, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, है ना, दोनों में फर्क है। ये हो गया, ये किसके बराबर आ जाएगा? आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई आर के बराबर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 7। कितने नंबर की इक्वेशन आ जाएगी? ये 7 नंबर। अब अपन 2 इक्वेशन और आएंगी, तो ये मैं हटा रहा हूं। जरूरत तो इसकी भी नहीं है अपने को। देखो भाई, ये रहा, तो माइनस आएगा एक्स्ट्रा 1/r, और ये वाला r कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ये और ये कैंसिल, तो डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा आर माइनस डेल्टा एच आर अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, ई फाई यहाँ पे आया है एक, ई फाई यहाँ पे आया है। ठीक है, हाँ देखो ये हो गया। ये किसके बराबर आएगा? ये किसके बराबर आएगा? आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई फाई के बराबर आएगा। तो ये आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई फाई, ये इक्वेशन नंबर हो गई 8।
नेक्स्ट इक्वेशन जेड कैप वाली निकालते हैं, तो 1/r, ठीक है, डेल अपॉन डेल आर, आर एच फाई माइनस डेल अपॉन डेल फाई और एच आर, और ये आ गया आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई जेड के बराबर। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 9। तो अब आपके काम की इक्वेशन कौन कौन सी हैं? आपके काम की इक्वेशन इक्वेशन 3, 4, 5, 7, 8, 9, इनमें अपने को अब कुछ रिप्लेसमेंट करने हैं। क्या क्या रिप्लेसमेंट कर रहे हैं? पुट पुट डेल अपॉन डेल्टा जेड कितना रखना है? माइनस आयोटा बीटा जी, है ना। और क्या रखना है? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक है तो इसका मतलब ई जेड 0 रखना है। तो भैया आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ई जेड 0 रख दूंगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस आएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड को मैं माइनस आयोटा बीटा जी रखूंगा, तो माइनस आयोटा बीटा जी ई फाई। ध्यान देना भाई क्या क्या हुआ है, क्या घटनाएं घट गई। ये टर्म 0 हो गया, ये माइनस मैंने हटा दिया, तो इधर प्लस हो गई ये क्वांटिटी, ये आर कैंसिल हो गया, डेल अपॉन डेल्टा जेड माइनस आयोटा बीटा जी हो गया, तो इक्वल्स टू में कितना आया है? आयोटा ओमेगा म्यू एच आर। समझ गए ना क्यों? क्योंकि इसका जो माइनस था वो इससे कैंसिल हो चुका था। तो यहां से अगर मैं ई फाई लिखना चाहता हूं, ई फाई कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, म्यू ओमेगा अपॉन बीटा जी, और वो भी माइनस का, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, और एच आर। ये इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 10। तो देखो ई फाई और एच आर में कनेक्शन आ गया आपके पास, आ गया ना। हाँ, ऐसे ही बाकी कनेक्शन भी आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हुआ है। अब फ्रॉम इक्वेशन किसकी बात करें? नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 की बात करें। फ्रॉम इक्वेशन 4 देखो ई जेड 0, तो ये टर्म 0 हो गया, और डेल अपॉन डेल्टा जेड, देखो 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 चीजें समझो, ये माइनस से माइनस कैंसिल, खत्म करो, इस आर से आर ये खत्म करो, ये माइनस है, और डेल अपॉन डेल्टा जेड आयोटा बीटा जी आएगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा आयोटा बीटा जी ई आर इक्वल्स टू, ये माइनस हट चुका है ऑलरेडी, आयोटा ओमेगा म्यू एच फाई। ध्यान रखना इसमें कैलकुलेशन में गलती मत करना, क्योंकि है सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, तो जनरली गलती होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो यहाँ से मैं ई आर निकालना चाहूँ, तो ई आर कितना जगह, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ओमेगा म्यू अपॉन बीटा जी एच फाई। ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है आपकी इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन नंबर 4 भी सोल्व हो चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 5 से एक मिनट, ये शायद आपने उतारा नहीं होगा अभी, है ना। तो एक बार नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, अपन यहाँ तक सोल्व कर चुके हैं। अब इसको सोल्व करेंगे 5 को, फिर 7, 8, 9 को सोल्व करेंगे। तो एक बार नोट कर लो, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर अपन आगे चलेंगे। और लिख लो ना, तब एक बार बता दिया करो मुझे।
लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। अपना कहाँ तक हो गया था भाई? 11, यानी कि अब अपने को इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है ना। देखो भाई, तो इस इक्वेशन में मैं क्या करूं? कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। क्यों? ना तो इसमें ई जेड है, ना डेल अपॉन डेल्टा जेड है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसके आगे ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, तो इसको रहने ही देते हैं अपन, है ना। कोई काम की नहीं आती है, छोड़ो इसको। तो अपने कहाँ तक सोल्व हो गया था अपनी? ये दो इक्वेशन आ गई थी, है ना। और बाकी दो इक्वेशन यहाँ से और यहाँ से आती हैं अपनी, तो ये हटा देता हूँ मैं। देखो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 7 देखो, ये एच जेड है, ये डेल बाई डेल जेड है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, 1/r डेल एच जेड अपॉन डेल फाई, और डेल अपॉन डेल्टा जेड कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा बीटा जी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आयोटा बीटा जी आर और एच फाई इक्वल्स टू आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई आर। ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गई, 11 हो गई थी ना, इक्वेशन नंबर 12। उसके बाद बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 8। तो देखो इस इक्वेशन में एच जेड आपको पता है, डेरिवेटिव आपको करना आता है, एच फाई और ई आर नहीं पता, तो एच फाई और ई आर का एक रिलेशन होगा ये रहा, तो इसमें से मैं अगर ई आर को रिप्लेस कर दूं तो एच फाई रख दूं, तो यहाँ पे अननोन कौन रह जाएगा? अननोन सिर्फ एच फाई रह जाएगा और जो निकल जाएगा। अब एच फाई निकलते ही यहाँ से ई आर आ जाएगा, समझ गए? तो फ्रॉम इक्वेशन 8 देखो, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो इस माइनस को मैं उस तरफ ले आता हूँ, माइनस आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई फाई, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा आर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आयोटा बीटा जी एच आर। तो ये इक्वेशन नंबर 13, और ये इक्वेशन किसी काम की नहीं है, तो इसको छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए अपन, इक्वेशन नंबर 13 तक आ गए। अब जो काम की इक्वेशन है अपनी वो है 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। तो ये सब हटा देता हूँ मैं। देखो, फ्रॉम ई फाई और एच आर का रिलेशन कहाँ? इसी में है ना, फ्रॉम 10 एंड 13 डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा आर इक्वल्स टू माइनस आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई फाई और माइनस आयोटा बीटा जी, और एच आर की जगह एच आर की जगह एच आर रखें, यहाँ ई फाई रिप्लेस करें, ई फाई रिप्लेस कर लेते हैं ना, ई फाई रिप्लेस कर लेते हैं, वरना इसको वापस ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, माइनस आयोटा बीटा जी एच आर और माइनस आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा, ई फाई की जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस म्यू ओमेगा, तो स्क्वायर हो गया, डिवाइड में बीटा जी आ गया, और यहाँ पे ये एच आर आ गया। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? हाँ क्लियर है। तो देखो, अब मैं आयोटा कॉमन ले लूँ, एच आर भी कॉमन ले लूँ, और बीटा जी एलसीएम ले लूँ, तो कितना बच जाएगा? माइनस का बीटा जी स्क्वायर प्लस का म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है। अब ये आ गई वैल्यू किसकी बराबर? डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा आर के बराबर। एच जेड आपको पता है, डेरिवेटिव करना आता है, इजीली कैलकुलेट कर लो। इसकी वैल्यू और बता देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू देखो, बीटा जी का जो स्क्वायर है वो म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर होता है। मैं इस वैल्यू को इस तरफ लाऊं और इसको इधर ले जाऊं, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा जी स्क्वायर के सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? के सी स्क्वायर के बराबर है। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं,
डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा आर इक्वल्स टू आयोटा के सी स्क्वायर अपॉन बीटा जी और एच आर। तो एच आर कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि आयोटा दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, ठीक है, माइनस आयोटा बीटा जी अपॉन के सी स्क्वायर डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा आर। और एच जेड आपको याद नहीं होगा मुझे, लेकिन याद है एच जेड होता है एच नोट जेड जे एन के सी आर, जे एन के सी आर और कोस एन फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। तो अपने को एच जेड पता है तो अपन डेरिवेटिव करके इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एच आर आ जाएगा माइनस आयोटा बीटा जी अपॉन के सी स्क्वायर। अच्छा एच नोट जेड तो होता ही है और रेस्पेक्ट में आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो कोस एन फाई का तो कुछ नहीं होगा, फाई का फंक्शन है। जे एन इस पे लगा देना प्राइम, क्या लगा देना प्राइम, डेरिवेटिव हो गया ये के सी आर, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? अब देखो ये सारा क्या है, एक तरीके से सारा कांस्टेंट है ना, ये सारा कांस्टेंट है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, एच आर इक्वल्स टू एच नॉट आर कॉस एन फाई जे एन प्राइम। ध्यान रखना डेरिवेटिव बता रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है भाई, ए सी आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये आ गया आपका एच आर। तो इसको इक्वेशन नंबर दे देना नेक्स्ट, 13 हो गई थी तो इसको इक्वेशन नंबर दे देना 14, ठीक है। अब देखो 14 आ गया, तो नंबर 14 और नंबर 10 से जैसे मैं एच आर की वैल्यू यहां रखूंगा तो मेरा ई फाई आ जाएगा ना। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये तो सब कांस्टेंट है, तो मतलब एच आर का पैटर्न यही रहेगा, एच नॉट आर इंटू दिस वैल्यू रहेगी। तो मैं चलो एक बार उतार लो फिर लिख देंगे, है ना। यहां तक कर लो, किसी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो।
ठीक है भाई, हो गया। तो देखो अब इक्वेशन 14 और 10 से मैं क्या लिख सकता हूँ, ई फाई इक्वल टू ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वेशन। तो ये कुछ कांस्टेंट है तो मैं इसको एच नॉट फाई सॉरी ई नॉट फाई लिख लूंगा, ई फाई के लिए है तो मैं इसको ई नॉट फाई लिख दूंगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 10 एंड 14। बाकी ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन किस में काम आता है, किस में काम आता है, इम्पीडेंस निकालने में काम आता है ना। तो कितना था यहाँ पे, ये शायद ई फाई था ना, ई फाई होगा शायद, ये ई आर का रिलेशन तो ये है। ई फाई इक्वल टू हो जाएगा ई नोट फाई और कॉस एन फाई जे एन प्राइम, मतलब सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है, बाकी सब ठीक होता है, सेम होता है ना दोनों के अंदर। इसको इक्वेशन नंबर 15 कह दो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कौन कौन सी इक्वेशन की जिसमें ई आर और एच फाई है, यानी कि ये वाली इक्वेशन, यानी कि अब अपन यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 12 एंड इक्वेशन नंबर 11 एंड 12 यूज करेंगे अब अपन, है ना। तो ये अपन ने नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, 11 और 12 यूज करोगे तो ये सब हटा दो। फ्रॉम 11 एंड 12 ये आर से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को, तो ये डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा फाई, ठीक है। और मैं ई आर को रिप्लेस करूंगा तो इक्वल्स टू माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये कुछ इस तरीके की वैल्यू ले लेगा, माइनस आयोटा बीटा जी आर स्क्वायर, ठीक है, एच फाई, और ये प्लस आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई आर ये रहा। इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, म्यू आ जाएगा, बीटा जी एच इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा एच फाई। यहाँ से अपन आयोटा एच फाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ जो बच गया वो सब यहाँ लिख लो। कितना बच गया, आयोटा एच फाई कॉमन ले लिया तो माइनस का बीटा जी आर स्क्वायर प्लस का म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन, इसको स्क्वायर कर दो तो यहाँ ये लो बीटा जी, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा फाई। फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके देखो, ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, जो भी वैल्यू है, मतलब एम्पलीट्यूड को बताएगा ये, आप कांस्टेंट की बजाय एम्पलीट्यूड कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एच फाई इक्वल्स टू माइनस आयोटा बीटा जी डिवाइडेड बाई माइनस बीटा जी आर स्क्वायर प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और एच जेड का फाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो एच जेड का होता है एच नोट जेड, फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो कोस का साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो कोस का हो जाएगा साइन एन फाई, और फिर एन फाई का करोगे तो एन बाहर आएगा तो एन यहाँ आ गया, और बाकी सब एज इट इज जे एन ए सी आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। अब ये किसका एम्पलीट्यूड है, एच फाई का एम्पलीट्यूड है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एच फाई इक्वल्स टू एच नोट फाई साइन एन फाई जे एन, ध्यान रखना उसमें प्राइम था, उसमें डेरिवेटिव था जे एन का, जे एन के सी आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास एच फाई आ गया, तो एच फाई जैसे मैं यहाँ रखूंगा तो कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया एम्पलीट्यूड ले आएगी। अब क्योंकि ई आर है तो मैं इसको ई नोट आर लिख दूंगा, तो ये मैं हटा देता हूं, और फ्रॉम 11 एंड, इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे दो भाई, 12 हो गई, 13 दे दो, 13 नहीं यार 15 हो गई ना, तो ये 16 है, ठीक है, 15 हो गई, ये 16 नंबर इक्वेशन है।
और ये आप लिख चुके हो, ध्यान रखना, ये ऑलरेडी उतार चुके हो आप, इसको दोबारा से मत नोट करना। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से ऐसे नोट करना है आपको ना, 11 एंड 13, सॉरी 16, क्योंकि अब 13 नहीं है 16 है, 11 एंड 16। ई आर को मैं कितना लिख सकता हूँ, ई आर को ई नोट आर साइन एन फाई जे एन के सी आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड, इसको क्वेश्चन नंबर 17। और एच जेड आपको पता ही है कितना है, एच नोट जेड कॉस एन फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड, और ई जेड आपको पता ही है कितना है, 0। तो ये हो गई 18 और ये हो गई आपकी 19। तो देखो कौन कौन सी इक्वेशन, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 फील्ड हो गए ना, ई एक्स ई वाई ई जेड, सॉरी ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, सिलेंड्रिकल की बात करें तो ई आर ई फाई ई जेड और एच आर एच फाई एच जेड। तो 6 इक्वेशन है, 6 फील्ड आपके हो गए हैं। तो यहां तक नोट करना है आपको। इसके नीचे फिर स्टेटमेंट लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 15 to 19 दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड फील्ड इक्वेशन फॉर टीई मोड इन सिलेंड्रिकल वेवगाइड। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। एच वाली टर्म कौन सा, इक्वेशन नंबर बताओ, किस इक्वेशन से बताऊं मैं, इक्वेशन नंबर 16, इक्वेशन नंबर 16 कैसे आया ये बताना है, ये है ना। देखो देखो देखो, एच जेड ये था, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो ये सब तो एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड को तो मैंने एस नॉट फाई लिख दिया। कोस एन फाई का फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो साइन एन फाई आ जाएगा, एन भी बाहर आएगा लेकिन ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड को क्यों ना एच नॉट फाई लिख दिया बस, और ये साइन आ गया, जे एन आ गया, ठीक है। तो यहां तक कर देना, कल आपको देखो बाउंड्री कंडीशन भी लगा के बताएंगे इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वैनिश हो जाते हैं। आज यहां तक कर लो, आगे कल करवाएंगे, है ना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आप लोगों में से एक बच्चा मतलब कुछ ज्यादा बिजी रहता है, समझ रहे हो, मतलब वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, बीच में लोगों के स्टेटस देखने जाता है या जाती है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। दो बच्चे हैं जो बिल्कुल रेगुलर देखते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं।
ऐसा पता नहीं क्या उनका कोई बिजनेस चल रहा है, क्या चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है भाई, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो। सेकंड स्टेप जैसा मैं कुछ नहीं समझ सकता, आप इक्वेशन नंबर बता सकते हो मेरे को? सेकंड स्टेप में कैसे समझूंगा, कौन सा सेकंड स्टेप? ठीक है भाई, कविता पूछो। इस इक्वेशन नंबर 16 के ऊपर कोई इक्वेशन में बताना है क्या? इक्वेशन नंबर 16 के ऊपर जो लिखा हुआ है उस इक्वेशन में बताना है, या उससे भी ऊपर वाली में बताना है? 11 एंड 12 से नीचे, और इसका लेफ्ट हैंड साइड बताना है मुझे, है ना? अच्छा, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई किया है, तो r से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे r नहीं आएगा, यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी एक सिंगल r यहाँ पे भी होगा, एक r यहाँ पे भी रहेगा ना। ये लो, इस पूरी इक्वेशन को मैंने r से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे तो r रहा नहीं। और अगर नहीं चाहते हो, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉमन आ जाएगा r। देखो वही बात है ना, यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ पे r, मैं कॉमन लेके बाहर भी तो लिख सकता हूँ। तो इस वाले r को, वही एक बात है, कैसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन मैं यहाँ पे r लिखना भूल गया, ये बात सही है। ठीक है, r भूल गया मैं। और पता क्यों नहीं चलता है इन मिस्टेक्स का? क्योंकि आगे जो भी वैल्यू होती है उसको अपने एम्पलीट्यूड लिख देते हैं, इसलिए पकड़ में भी नहीं आती मिस्टेक इक्वेशन लिखने के बाद, है ना। और इतना सारा डेटा जो आगे होता है ये याद नहीं रखा जा सकता कभी भी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये रिलेशन एटलीस्ट आप याद रखना, ये इम्पिडेंस निकालने में काम आता है, ER/H5, है ना। तो ठीक है, आप तो ठीक है ना कविता? मैंने पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक r आएगा। या फिर मल्टीप्लाई नहीं करते तो फिर यहाँ पे 1/r रहने दो, यहाँ पे सिंगल r रहने दो, वही बात है ना। चलो ठीक है, आगे कल करते हैं, ओके।